डॉक्टर जो जयंत नारळीकर है, उन्होंने रामायण के संदर्भ में बहुत पहले ऐसी बात कही है और वो बहुत बार दोहराते हैं कि रामायण में पुष्पक विमान आप कहते हैं, उसका इंजन कहाँ है, उसका फ्यूसलेज कहाँ है, कौन से ईंधन पे वो चलता था। ये प्रश्नों के वाल्मीकि रामायण में उत्तर नहीं है। महाभारत के 300 और रामायण के 600 दोनों कंबाइन करके 900 के आसपास के जो साक्ष्य है ना, उसमें मैं एक या दो श्लोक में एग्जिस्टिंग जो इंटरप्रिटेशन है या ट्रांसलेशन है वो कंप्लीटली रॉन्ग है और मैं सिद्ध करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। 5561 BC ये महाभारत युद्ध का समय है। अभी तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि 5561 BC छोड़ के और कोई उत्तर आ ही नहीं सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ ग्रंथ जैसे थे ऐसे यूरोप में ग्रंथ ही नहीं थे। डार्विन का सिद्धांत आने के पहले उनके लिए हिस्ट्री मीन्स क्या था? बाइबल। 150 इयर्स अगो के पहले बाइबल ही था। महाभारत युद्ध के बाद 36 इयर्स के बाद कृष्ण भगवान की द्वारका पानी में चली गई, हाई लेवल मीन्स राइजिंग सी लेवल से। क्या ये जो पंचांग का जो प्रारंभ है, एपोक है, यही कलयुग है? ऐसे समय ऐसे तरह का भाष्य उन्होंने श्लोक में किया है पहले भास्कर ने। अलेक्जेंडर का वर्णन हमारे यहाँ तो हमारे ग्रंथों में है ही नहीं, जीरो। तो महाभारत के संदर्भ में ये बताइए, क्या आप कृष्ण को माइथोलॉजी मानते हैं या हिस्टोरिक मानते हैं? जीसस, अलेक्जेंडर, टोलेमी, यूक्लिड, प्लेटो, सोक्रेटिस, चलो इतना इनफ हो गए। ये लोगों के बारे में आर्कियोलॉजी एविडेंस क्या उपलब्ध है वर्सेस राम एंड कृष्ण? My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत पुराने साथी नीलेश ओक जी, जिनसे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे डेटिंग के बारे में, हमारे पुराने शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, सूर्य सिद्धांत के बारे में, इत्यादि इत्यादि। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी, बहुत समय बाद आप जयपुर पधारे। नमस्कार संजय जी, बहुत अच्छा लगा जयपुर आके 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद, बिल्कुल 4 साल के बाद आप आए, क्योंकि पहले आपका कार्यक्रम करवाया था ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में, तो वो बड़ा सपन रहा था उस समय भी। और उस समय केरला के गवर्नर साहब भी आए थे। और जो उसमें से 22 मिनट का एक निकाला था ना मेरे मॉर्निंग के भाषण का, वो वायरल हो गया था। हाँ। अभी भी लोग सुनते हैं उसको। बिल्कुल। तो आज कुछ बेसिक बातें भी पूछेंगे। वो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो दूसरी विधा में थे, मैनेजमेंट में, मेटलर्जी में, सब में थे। तो ये सब करते करते अचानक जो है ये आपको भारतीय शास्त्रों के शोध का विचार कैसे बन गया? पहले तो ये बताएं कि आपकी बेसिक शिक्षा क्या थी। अच्छा। फिर आप यूएस कैसे गए और फिर वो काम करते करते आपका शास्त्रों में रुचि कैसे हो गई, डेटिंग की आपने कैसे सोची? तो मेरा जो बैकग्राउंड है संजय जी, वो केमिकल इंजीनियरिंग में है। जहाँ मैं पढ़ा मुंबई में, उसका तब नाम था यूडीसीटी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, अभी उसको आईसीटी कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ। तो वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं तो विश्व में वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट समझी जाती है। जैसे कि उनके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, उनकी पब्लिकेशंस कितने हुए, पर फैकल्टी क्या हुआ, ऐसे टाइप के क्राइटेरिया में जब मैं गया था IT वगैरह अमेरिका में, तब वो उसके पहले 20 साल में वो कंसिस्टेंटली दुनिया में सिर्फ भारत के नंबर 1 और उनका ये एनालिसिस अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। तो मैं मास्टर्स करने कनाडा में गया, पॉलीमर्स में इंटरेस्ट था। तो भी जिज्ञासा ही आप कह सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी जिसमें काम, और वो करते करते ये जो अभी जो महाभारत रामायण हुए, सरस्वती जो विषय आए, उसका प्रारंभ होगा। लेकिन उसका प्रारंभ तो केमिकल इंजीनियरिंग करने के पहले से भी हुआ। एक जो हम जिज्ञासा कहते हैं, ये सब चीज़ों में रुचि, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। जो कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग सुना, कुछ मिस्टीरियस सुना,
तो ये ऐसा कैसा हो सकता है, चाहे वो पुष्प विमान हो या हम महाभारत रामायण में या पुराण में देखते हैं कि वो भगवान हो या ऋषि हो वो अंतर्धान हो जाते हैं, जैसे कि हम मूवी में भी देखते हैं। उसका कैसा ऐसा कैसा हो सकता है। विज्ञान में बहुत रुचि थी, जैसे कि स्टार ट्रेक तो मैं यहाँ होते ही देखता था, तो उसमें से सब विभिन्न विषय को एक्सप्लोर करते करते आज हम महाभारत रामायण के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत सारे विषय में से जो थोड़े विषय में मुझे यशस्विता मिली, उसमें से महाभारत रामायण ऋग्वेद सरस्वती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ये पुष्पक विमान का प्रसंग आता है तो लोग हमारे शास्त्रों को, विशेषकर जो इतिहास है या कई प्रसंग जो है वो वेदों में भी आते हैं, उसको इस तरह से करके इनकी आलोचना करते हैं कि इसमें जो है असंभव सी बातें हैं और ये जो है ये कपोल कल्पना है और ये मिरेकल मेकिंग है, ये चमत्कार टाइप की चीज़ है। तो इसको फिर आप कैसे रैशनलाइज करते हैं? हाँ, आपने जो पुष्पक विमान की बात की उसमें मैं और एक बात को जोड़ देता हूँ, फिर दोनों में भाष्य करता हूँ। पुष्पक विमान का तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अच्छा आज हम देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में तो समझ लो लास्ट कितना पास्ट 100 साल से 150 ईयर्स से विमान का चल रहा है, उसके पहले विमान नहीं था। और दूसरी जो एक आलोचना की जाती है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी, हमारा तो रिलीजन नहीं है तब भी वो एक ही साथ जुड़ा जाता है कि आप कुछ विज्ञान में नई बात आ गई, तंत्रज्ञान में नई बात आ गई, तो आप जाके बात करते हैं कि भाई ये तो हमारे महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, कहाँ तो लिखा है, पुराण में लिखा है। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसे एक आलोचना की जाती है कि वो नया हमारा आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक तंत्रज्ञान है, वो कुछ लाने के पहले ही आप ये क्यों नहीं बोलते कि महाभारत में ऐसी बात है या रामायण में ऐसी बात है, ऋग्वेद में ऐसी बात है। तो दोनों कॉइन के दोनों साइड्स है, तो उसमें बात करता हूँ। अभी पहले पुष्पक विमान की बात करता हूँ। जैसे कि भारत में बड़े समझे जाने वाले एक एस्ट्रोनॉमी या थियोरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक है, महाराष्ट्र में तो उनको बहुत मान समझा जाता है, उनको अच्छा लगता है कि भाई वो मराठी है। उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर जयंत नारळीकर जी। हाँ, मैं बहुत प्रसिद्ध है। BHU के हैं वैसे ओरिजिनली वो। अच्छा, मैंने कितने लोगों को एजुकेशन उनका BHU में हुआ था। हाँ, मैंने उनके पिताजी वहाँ पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। मेरे पिताजी भी BHU में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो वो चर्चा किया करते थे जयंत नारळीकर। और मैंने उनके जयंत नारळीकर जी के मैं छोटा था तब उनके बुक्स पढ़े, लाइक साइंस फिक्शन टाइप के, अच्छे लगते थे। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी जिज्ञासा से ये सब शुरू हो गया, तो जिज्ञासा करके ही मैं पूछता था कि उनका कोई अपने देश का साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो क्या उन्होंने क्या समझे। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तक किसी ने उसका स्पष्ट जवाब मुझे दिया नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे रेडीमेड उत्तर देना चाहिए। मैंने प्रयत्न किया, मुझे कब समझा नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का मेरी खुद की स्टडी है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाता है कि अच्छा ये कहता है क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया है करके। मैंने अमेरिका में पेपर्स भी उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। तो डॉक्टर जो जयंत नारळीकर है, उन्होंने रामायण के संदर्भ में बहुत पहले ऐसी बात कही है और वो बहुत बार दोहराते हैं कि रामायण में पुष्पक विमान आप कहते हैं, उसका इंजन कहाँ है, उसका फ्यूसलेज कहाँ है, कौन से ईंधन पे वो चलता था। ये सब प्रश्न करेक्ट है और हम उसका उत्तर दे सकते हैं कि भाई ये प्रश्नों के वाल्मीकि रामायण में उत्तर नहीं है। लेकिन परंतु वाल्मीकि रामायण में उत्तर क्या है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास विमान है, उपमान करने के लिए आज हमारे पास एक्चुअल विमान है। यही बात हम समझ लो 400 साल पहले करते थे, तो हम क्या करते थे, हमें विमान आज का मॉडर्न आधुनिक विमान पता नहीं है, तो हम कहते होंगे कि हाँ भाई पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ये पंछी जैसे उड़ते हैं ऐसा कुछ होगा, ऐसा हम कहते थे। आज हमें वो कहने की ज़रूरत नहीं है, आज हम कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न जेट इंजन है ऐसा कुछ होगा कहते। इसलिए तो फ्यूसलेज कहाँ है, इंजन कहाँ पूछा जाता है। मैं वाल्मीकि रामायण के आपको 3 या 4 रेफरेंसेस देता हूँ और उसका हम उपमान जैसा आज का जो मॉडर्न जेट्स है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि न्याय दर्शन में क्या कहा जाता है, प्रमाण तश्चार्थ प्रतिपत्ति, जो आपके पास प्रमाण है उनके ऊपर ही आप चर्चा कर सकते हैं। उसके आगे का जो सूत्र है, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, जो प्रमाण जो साक्ष्य आपके पास है ही नहीं
उसका कोई भी बात सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं है और कोई भी बात असिद्ध करने के लिए भी उपयोग नहीं है। तो फ्यूसलेज नहीं है तो इसलिए पुष्पक विमान नहीं है, ये जो बात है वो शास्त्रीय भी नहीं है, मीनिंग वैज्ञानिक भी नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है और तंत्र युक्त भी नहीं है। तो क्या हमारे पास साक्ष्य है? एक साक्ष्य ऐसी है पुष्पक विमान की, बाकी भी आती है, उत्तराखंड में भी आती है, कि पुष्पक विमान जहाँ कभी लैंड होता है ना, तो कभी भी वो ऐसा पैलेस के सामने लैंड नहीं होता, वो जनरली दूर जगह लैंड होता है। आप जब रावण सीता जी को लेके जाने के लिए आए गए, तीनों स्नैच करने के लिए, या पुष्पक विमान किष्किंधा में उतरा, बाद में आश्रम भारद्वाज आश्रम के नज़दीक उतरा, अयोध्या में जब लैंड हुआ तो एकदम अयोध्या पैलेस के सामने नहीं है, इसका मतलब थोड़ा उसको लंबी जगह लगती थी, ये एक हुआ। दूसरा ऐसा वर्णन आता है कि जब पुष्पक विमान टेक ऑफ करता था तो बड़ा आवाज़ करता था। तीसरी बात है कि जो विंड करंट्स है, हवा के जो करंट्स है, उससे पुष्पक विमान अस्थिर हो जाता था। 3 और मैं और 2-4 बोल सकता हूँ, लेकिन लास्ट समय के लिए एक ही लेता हूँ। और जब राम भगवान ने रावण को मारा और विभीषण ने बोला कि हमारा लंका में आके आतिथ्य का स्वीकार करे, भगवान राम ने कहा मैं सिटी को एंटर नहीं कर सकता और मुझे जाने की शीघ्रता से अयोध्या जाने का मेरा मन कर रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि भरत भी राह देख रहा है वहाँ। तो एकदम कैजुअली विभीषण जी कहते हैं उनको, चिंता मत कीजिए, हमारे पास पुष्पक विमान है, और जो लंका का लोकेशन वो अलग बात है करने के लिए कि वो इक्वेटर पे है, ईस्ट ऑफ मालदीव्स ऐसा करके वहाँ से। लेकिन श्रीलंका भी आप ले लो तो भी श्रीलंका से भी अयोध्या का जो अंतर है वो 14,000 ईयर्स पहले की वो बात कर रहे हैं विभीषण जी, कि ये कोई चिंता मत करो, सुबह से शाम होने के पहले आप अयोध्या पहुँच जाओगे। और इन रियलिटी ऐसा ही हुआ, वही तो वन स्टॉप, वो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं था। किष्किंधा में जाके वानर स्त्रियों को भी उन्होंने ज्वाइन कर दिया अपने साथ, और फिर वो भारद्वाज मुनि के यहाँ चले गए, एक दिन के अंदर चले गए सूर्यास्त होने के पहले। ये सब जो बातें हैं, क्या वो उपमान से आज के आधुनिक जेट इंजन के साथ, जेट विमान के साथ कंपेयर होती है? तो सबका आंसर है चेक 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 चेक, यस यस। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुष्पक का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लेकिन विज्ञान में प्रूफ है ही नहीं। विज्ञान में आप एक तो कोराबोरेशन कर सकते हैं या फॉल्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्परमेंट करके हमने 70 साल 75 साल बात की, लेकिन जब मैं घूमता हूँ एकेडमिया में तो मुझे बहुत ही क्वचित साइंटिफिक टेम्परमेंट दिखता है। यूएस में तो आप कैन यू प्रूव अ वुमन टू बी अ वुमन? वो एक अलग सेशन करना पड़ेगा। जो हाल का आजकल है यूएस में, तो अभी आपका भी जो विषय, एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, हु इज अ वुमन, आपने देखा होगा शायद। हाँ, और जो आपका भी विषय है जो लीगल का, उसमें अभी मैं भारत में आने के पहले दिसंबर में मैं आ गया, अभी 6 महीना हो। भारत में आने के पहले मुझे ज्यूरी ड्यूटी में सिलेक्ट हो गया था मैं, और तो उसमें एक आप जैसा कह रहे वैसे हु इज़ दिस, अ मैन और अ वुमन, ऐसे एक मेरे साथ ज्यूरी थे, और उनका जो नाम था वो उन्होंने सेक्स चेंज करके वो वुमन बन गए थे। वो ही शी क्या करने का हमारा भी कंफ्यूजन था, लॉयर्स का भी कंफ्यूजन था। ही शी दे ही शी। हाँ, तो उन्होंने सेक्स चेंज करके वो फीमेल बन गई थी, तो नैरेटिव चल रहा है जी। तो ये फिर आपने जब ये डेटिंग शुरू की सबसे पहले, तो सबसे पहले रामायण की डेटिंग शुरू की या महाभारत की या कहीं और से? क्योंकि आपने 3 किताबें लिखी हैं। हाँ। महाभारत डेटिंग, रामायण डेटिंग और भीष्म निर्वाण। तो भीष्म निर्वाण और महाभारत तो एक जैसी ही, मतलब एक दूसरे से संबंधित ही लगती है। हाँ, उसका क्यों, ऐसा क्यों? हाँ। वो फिर मुझे प्रश्न का मैं भूल गया, तो आप फिर याद कर दीजिए। लेकिन एक मैं दूसरी बात भूलने का भूल गया, दूसरी बात कि मैंने कहा कि पुष्पक विमान, और दूसरी बात में मैंने कहा था ना कि ऐसी भी एक ऐसी आलोचना की जाती है कि सनातन के इसमें ऐसा क्यों नहीं है कि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान कोई नया चीज़ उत्पन्न करने के पहले आप ही बोल दो कि महाभारत में ऐसा था या रामायण में ऐसा था। वो तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, अनलेस प्रश्न आ जाते। लेकिन इसलिए मैं और डॉक्टर अनिल नारायणन की, जो इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट है, एरोनॉटिकल इंजीनियर से प्रोफेशन से, और अभी अमेरिका में कंसल्टिंग वर्क करते हैं, तो हमने एक पीयर रिव्यूड जर्नल में पेपर पब्लिश किया।
उसके और कुछ कारण थे। ये तो हम पब्लिश करते ही रहते हैं लेकिन पीयर रिव्यूड में नहीं करते, बिकॉज वो बहुत ही इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है और उसका तो बहुत चैलेंजेस है। जैसा कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन आप लेंगे तो कंजर्वेटिव नंबर से मैं बता रहा हूँ 50% मेडिकल पेपर जो उसमें पब्लिश होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते। इसका मतलब बेसिकली वो फ्रॉडुलेंट है। ये 50% कंजर्वेटिव नंबर है। ऐसे लोग बोलते हैं कि 70-80% तक नंबर वो हाई है। तो प्रोफेसर सुभाष काक ने एक स्टडी की है, उसमें ये नंबर वो जो मेडिकल जर्नल्स, जो रिप्यूटेड पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स हैं, उसमें वो कहते हैं 90% जो है वो ग्राउंड पे नहीं आते। देयर यू गो। सो उनका रिसर्च मैंने जो अभी कुछ कहा कंजर्वेटिव, वैसे उसको सेकंड अनुमोदन दे रहा है। या तो वो मुझे एक बात कहना था कि जो हमने अनिल नारायण जी ने और मैंने जो पेपर लिखा है पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश भी होके बैठे, लोग मुझे बोलते थे क्यों नहीं पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करते। मतलब पब्लिश करने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने ये भी सबको चैलेंज दिया है, मुझे एकेडमी में तो जाना भी नहीं है, मैं वैसा एकेडमी में तो हूँ एक अलग सेंस से, लेकिन ज़्यादा रिसर्च बेस्ड, नॉट सो मच टीचिंग। लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि मैं जो प्रोफेसर कैसे सीखा, प्रोफेसर पद्मभूषण JB जोशी, उनके साथ मुझे देखने को मिला कि कैसे पेपर पब्लिश किए जाते हैं। बोलता आई हैव लर्न द टेक्निक। मैंने ये सबको ओपन चैलेंज भी दिया है कि आप मुझे एकेडमिक पोजीशन दे दो तो आई विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट इफ नॉट दी हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश पर फैकल्टी। ये कर सकते हैं लेकिन ये इनएफिशिएंट प्रोसेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट 6 महीने में बहुत सारे IIT में मैं घूमा, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज में घूमा, IIMs में घूमा। पोडियम पे आके या माइक्रोफोन के सामने कोई आके बोलेगा नहीं, लेकिन मल्टीपल प्रोफेसर्स ने मुझे बोला कि हाउ इरिटेटिंग इफ इनएफिशिएंट दैट प्रोसेस हैज़ बिकम, और बेसिकली इट्स क्रैंकिंग द नंबर्स। आप क्या पब्लिश कर रहे हो, ये एक तरह की गेट कीपिंग हो गई है। गेट वेरी मच अ गेट कीपिंग। जैसे आपको पास PhD नहीं है तो आपको एकेडमिक पोजीशन नहीं मिलेगी, वो भी गेट कीपिंग ही है। सोशल साइंसेज में तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। एक वो जोक आता है ना कि साहब की वो कहीं US में हार्वर्ड में कबीरदास जी ने सोचा कि भाई मैं ज़रा नीचे जाके देखूं कि क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बारे में। तो वो हार्वर्ड में चले गए तो वहाँ वो कबीरदास जी को पढ़ा रहे थे, तो उनका बड़ा स्वागत किया, बहुत माला वाला पहना ये सब करके, और उनको जो है वहाँ पर ऑनर के साथ में बैठा ला, और फिर वो प्रोफेसर पढ़ाने लगा। तो वो कोई एक उनका जो कोई पद था उसको उसने जब उसका अर्थ बताया तो कबीरदास जी ने टोका कि नहीं ये तो नहीं है इसका अर्थ। देखिए साहब, वी कैन रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप पढ़ा नहीं सकते, आपके पास PhD नहीं है। हाँ। PhD मेरे पास है। तो जो मैं कहूँगा कि आपने पढ़ाया है वही माना जाएगा। आपने क्या लिखा और आपका क्या मतलब है वो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। तो ये हालत हो गई है। करेक्ट। और उनका जो पहले सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, अभी भी है फ्लेक्सिबिलिटी, बट नाउ इट इज़ मिसयूज्ड। मैं आपको एक उसमें बता दूं, मेरे 2-3 साल जूनियर केमिकल इंजीनियरिंग में UD-CT से ही अभी वो हार्वर्ड में प्रोफेसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर समीर मित्र गोत्री, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो हार्वर्ड का एक रूल है, आपको पता था कि नहीं पता नहीं, मुझे उनके कारण ही समझ गया कि उनका यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद MIT में PhD था, फिर वो सेंटा बारबारा वगैरह बहुत साल पढ़ा रहे थे। फिर हार्वर्ड ने उनको जब हायर किया, पूरा उनका अपना एक नया डिसिप्लिन ही उन्होंने निर्माण किया है। तो हार्वर्ड का एक नियम है कि आपको हार्वर्ड में फैकल्टी होना है तो आपको कम से कम 1 डिग्री हार्वर्ड से होनी चाहिए, और इनके पास तो हार्वर्ड की डिग्री नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, हमारा भी NEP जो चल रहा है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। उन्होंने क्या किया, मेरे मित्र को, समीर मित्र गोत्री को ऑनररी मास्टर्स डिग्री दे दिया हार्वर्ड से। अच्छा। उन्होंने सर्टिफिकेट ऐसा अकाउंट करके क्या, ऐसी वो होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ही इज कैपेबल। जैसे कि मेरे पास PhD नहीं है, लेकिन मैं 20 PhD जिन्होंने कंप्लीट किए हैं ऐसे लोगों को गाइड कर रहा हूँ विविध क्षेत्र में। तो कुछ डिग्री का कोई नहीं। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं महाभारत का जो अभ्यास तो कर रहा था, मैं डॉक्टर PV वर्तक जी के बुक पढ़े हैं, लोकमान्य तिलक के ओरायन वगैरह पढ़े थे। तो मैं जब मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था तो एक महाभारत थोड़ा समय था मेरे पास, मैं उधर के लोकल लाइब्रेरीज में गया, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। अब वेरी सुपर रिच लाइब्रेरीज रहते हैं वो, उधर पूरा अपना भंडार करके पूरे ग्रंथ है, रामायण के ग्रंथ थे, बहुत सारे मराठी बुक, हिंदी बुक। कनाडा की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, UAlta कहते हैं। तो उधर ऐसा ही क्यूरियसली ढूंढते हुए
मैं भीष्म पर्व में जब पढ़ रहा था तो भगवत गीता भीष्म पर्व में क्या है ऐसा जस्ट एक ऑर्डिनरी क्यूरियोसिटी, तो 23rd चैप्टर से वो उसका प्रारंभ होता है, लेकिन उधर तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं भूल ही गया कि मैं क्यों पढ़ रहा था भीष्म पर्व। तो जो पहले जो अध्याय है 1, 2, 3 उसमें युद्ध के एक दिन के पहले इतने संदर्भ आ गए जिसको हम निमित्त कहते हैं। अभी निमित्त का भी महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स में कोलोसल कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। निमित्त यानी कि साइंस, और साइंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल सब होते हैं। उसकी व्यासदेव धृतराष्ट्र के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा रेफरेंस था, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस था, और एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस बहुत थे, लेकिन ये रेफरेंस ही मैंने क्यों चुना, उसका कारण ये था कि जैसा हम विज्ञान में कहते हैं कि ऐसा ऑर्डिनरी एविडेंस के लिए हम ढूंढ नहीं रहे। सूर्य का तो उदय रोज होता है, वो एविडेंस के लिए हम ढूंढ नहीं रहे, हम ऐसा एविडेंस को ढूंढते हैं जिसको निर्णायक साक्ष्य हम कह सके, यानी कि डिसाइसिव एविडेंस या क्रूशियल एविडेंस, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, ऐसे तरह की ये साक्ष्य थी जिसमें व्यासदेव कह रहे हैं कि आकाश में जो तारों के बारे में, जो सप्तर्षि के जो अरुंधति वशिष्ठ है, तो अरुंधति वशिष्ठ के आगे जा रही है, चल रही है, वशिष्ठ को उन्होंने पीछे रखा है। वो आप कैसा भी ट्रांसलेशन करें, कितना भी जब मारो, ट्रांसलेशन का अर्थ नहीं बदलता। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी मीन्स 1994 में आप आकाश में देखोगे तो ऐसा नहीं था। आप 1 सहस्र साल पीछे चले जाइए, 2, 3, 4, 5, 6 सहस्र साल पीछे चले जाइए तो भी ऐसा नहीं है। तो मेरा उसके ऊपर संशोधन जिज्ञासा के कारण प्रारंभ हुआ। मुझे लगा था, अभी हम इंजीनियर है, मुझे लगा था एक दो सप्ताह में उसका उत्तर मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे 15 साल लगे। 15 साल लगे 1994 से 2009 तक। लेकिन यही ब्यूटी है, जैसे हम जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं या कोई क्रॉसवर्ड पजल या पासवर्ड चुनने वाली बात है, तो 15 साल तो लगे एक श्लोक का अर्थ लगाने के लिए। तो मैं पैरेलल में तो बाकी जो संदर्भ है, साक्ष्य, उसका अभ्यास कर ही रहा था, बाकी लोगों ने क्या किया है उसका अभ्यास कर रहा था। लेकिन इसका जब वैज्ञानिक पद्धति से, तंत्र युक्ति से, तर्कशास्त्र से उसका उत्तर मिल गया, तो जैसे कि हम जिक्सॉ पजल, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं ना, वैसे 300 के आसपास के खगोल शास्त्रीय संदर्भ एकत्र आ गए। जिक्सॉ पजल सॉल्व हुआ कंप्लीटली टू फुल सेटिस्फैक्शन, और उत्तर आ गया 5561 BC। ये महाभारत युद्ध का समय है। और वैसे जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं, उस श्लोक में तो आपकी आलोचना ये की जाती है आपके आलोचकों द्वारा कि आपने उसका जो है वो विभक्ति सम्मत सही अर्थ नहीं किया है, और ये भी आलोचना की जाती है कि आप संस्कृत के विद्वान नहीं है, तो आपने उसका अर्थ कैसे निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। मैंने ये पर्टिकुलर श्लोक का एक्चुअली बाद में बताऊंगा कौन सा मैंने अर्थ किया है। महाभारत के 300 और रामायण के 600 दोनों कंबाइन करके कितना हिंदी में क्या कहेंगे, 900 के आसपास के जो साक्ष्य है ना, उसमें मैं 1 या 2 श्लोक में, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंटरप्रिटेशन है या ट्रांसलेशन है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, और मैं सिद्ध करने के लिए कभी भी तैयार हूँ क्योंकि उसका मैच नहीं होता, वो मैंने अर्थ किया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है मेरे बुक में कि ये मैं भाषांतर अलग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अभी जो आप हम याचेषा विशुद्धा राजस्त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठत कृत, ये जो श्लोक की बात करें, इसका मैंने ना तो भाषांतर किया है ना तो इंटरप्रिटेशन किया है। इसका आप किशोर मोहन गांगुली का ट्रांसलेशन लीजिए, गीता प्रेस का ट्रांसलेशन लीजिए, पद्म भूषण सातावड़ेकर जी का ट्रांसलेशन लीजिए, विवेक देवरॉय जी का ट्रांसलेशन लीजिए, कोई भी महाभारत का आप ग्रंथ उठाइए, उसका कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी भाषा में ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। वो जो ट्रांसलेशन है वो मुझे एक्सेप्टेबल है, वही लिया है। मैं सब देखा है, 6, 7, 8, 10 ट्रांसलेशंस मैंने देखा है, मैंने कुछ उसका ट्रांसलेशन किया ही नहीं है। तो ये जो मेरे पे आलोचना या आरोप किया जाता है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, बेसलेस है। उन्होंने जो कर रहे हैं, आपके पास नाम है तो ज़रूर बताइए नहीं तो उसमें कोई बेसिस ही नहीं है। सो हिचन्स, जो क्रिस्टोफर हिचन्स का जो हिचन्स रेजर है, वही मैं कहूँगा, अ क्लेम मेड विदाउट एविडेंस कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस। उसमें ज़्यादा चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं है उसका। आपने ट्रांसलेशन जो है वो पुराने जो, हाँ, और इसके जो स्कॉलर्स हैं उनसे नहीं है, और विविध ट्रांसलेशंस लिए है, क्योंकि कभी कभी भाषांतर करते हैं उन्होंने कैसा किया है, जो हम थोड़ा बिटवीन द लाइन्स रीड करके कहते हैं ना, कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही है,
दूसरे आदमी ने ऐसा किया है, अर्थ तो वही है। अरुंधति ने वशिष्ठ को अपने पीछे डाला है। पृष्ठता कृत है। पृष्ठता कृत, अरुंधति तया पेश्य वशिष्ठ पृष्ठता। वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। हाँ, तो कैसा भी ले ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये थोड़ी सी उसकी पीछे का बैकग्राउंड पूर्व पक्ष बता दूं कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित यानी कि 140 साल पहले से, या ललित शास्त्री, उनको ये पता है और बोलते हैं कि हमें एस्ट्रोनॉमी से उसका संबंध लग नहीं रहा है। लोकमान्य तिलक ने तो ऐसे अरुंधति जैसे श्लोक का इसलिए उसका रेफरेंस किया कि देखो, जो कोई बातें एस्ट्रोनॉमी में शक्य ही नहीं है, ऐसे भी महाभारत में इंसर्ट की गई, ऐसा एक लोकमान्य तिलक जी का भी कथन है। पावाकाणी भी वही करते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल इन द वेरी नेचर यानी कि साइंस या टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में। और इसलिए भारताचार्य सीवी वैद्य ने क्या कहा कि किसी ने बाद में उसको इंसर्ट कर दिया, लेकिन वो सब आपको सब एडिशंस में आपको मिलता है, वो तो बात छोड़ो। लेकिन ये सिर्फ अरुंधति वशिष्ठ पे, ये कोई जो मेरा डेटिंग है अरुंधति वशिष्ठ से मेरा प्रारंभ हुआ। अब इसी में अरुंधति वशिष्ठ में भी एक और जो बात आती है कि जो ये जो काल है जिसमें अरुंधति वशिष्ठ से आगे चल रही है, ये काल तो कई हजार साल का है। तो उसमें 5561 ही आपने कैसे किया? हाँ, उसके क्या एविडेंस है, कौन सी चीज़ें आपने उसमें निकाली और अलग अलग क्या साक्ष्य जुटाए कि जिससे आपने वो जो कुछ हजार साल के 2000 साल या कितना है वो दूसरा जो आया छोटा पीरियड वो 2000 साल का, और एग्जैक्टली 5561 BC आता है। अभी तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि 5561 BC छोड़ के और कोई उत्तर आ ही नहीं सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए अरुंधति वशिष्ठ से क्या हुआ, और उसका बहुत वैलिडेशन हो चुका है। लोग पूछते हैं कि कोई और किसी ने वैलिडेट किया क्या। तो मैंने जब 2009 में उसका संशोधन हुआ और 11 में उसका बुक लिखा, फर्स्ट बुक व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, तो उसका उत्तर उसका जो क्या कह सकते हैं आप, अनुमान जो आ गया वो ऐसा है कि 11,091 BC से लेके 4508 BC इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी और एस्ट्रोनॉमी से भी, एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से। तो ये समय में ही, यानी कि लास्ट 6500 ईयर्स में ऐसा हो नहीं रहा है, ये समय में ही पृथ्वी से कोई ऊपर देखता था सप्तर्षि के तरफ, तो अरुंधति उनको वशिष्ठ के आगे चलती हुई दिखती थी। 10 साल के बाद मैंने 2011 में किया, 2019 में यानी कि 2009 में मैंने उसका शोध किया, तो 2019 यानी कि 10 साल के बाद एक सिद्धार्थ छाबरा, आपने नाम सुना है सिद्धार्थ छाबरा जी करके, वो हरे कृष्ण डिवोटीज है। फिर उनको शायद अंदर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर आया फिर उस पर बात नहीं करते हो, लेकिन मेरे साथ प्राइवेट करस्पॉन्डेंस उन्होंने किया। उनके मन में ये जिज्ञासा आ गई कि क्या ये नीलेश जी बोल रहे वो सही। उन्होंने 10 साल के बाद जो प्रिसाइज डेटा उपलब्ध है नासा से, जेट प्रोपल्शन लैब से, उसका उपयोग करके जो मेरा जो क्लेम है उसको वैलिडेट करने का प्रयत्न किया। और ऐसा नहीं कि वो मुझे पहचान, मैं अभी उनको मिला भी नहीं हूँ, वो ईमेल से करस्पॉन्डेंस है। तो उन्होंने जब किया तो क्या हुआ पता है, जो इतना जो डिस्टेंस था ना, इतना जो इंटरवल था, वो ऐसा इंटरवल हो गया। सो 6000 ईयर्स का था जब मैंने निकाला, वो 5000 ईयर्स का इंटरवल हो गया। उसमें एक छोटा डाइग्रेशन लेता हूँ लेकिन रेलेवेंट है। बहुत सारे जो महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स है उनको निमित्त का अर्थ पता नहीं, निमित्त का रॉन्ग ट्रांसलेशन करके वो बैठते हैं कि बैड ओमेन, ऐसा उसका अर्थ है ही नहीं। फर्स्ट थिंग तो वो ओमेन नहीं है, ओमेन करके समझा जा सकता है लेकिन उसका अर्थ है साइन, और बैड तो है ही नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे ऐसे संस्कृत के शब्द है उसके लिए, निमित्त के लिए। और निमित्त का अर्थ क्या है वो ज्ञानेश्वर जी अपने ज्ञानेश्वरी में बताते हैं। जैसे कि हमारे एक सिंपल लोगों को समझने के लिए कि अभी तो आजकल दिखते नहीं वॉल पे, लेकिन घड़ी रहती थी ना, तो घड़ी तो चल रही है, वो नित्य चल रही है। लेकिन हमें कोई हमारा प्रोग्राम का प्रारंभ करना है, प्रोग्राम एंड करना है, कोई एरोप्लेन विमान लेना है, तो हम बोलते हैं हाँ मुझे 4:30 निकलना है। तो जब हम 4:30 निकलते हैं, कितना समय हो गया, तो पर्सन बोलेगा 4:10 हो गया, तो वो निमित्त हो गया, नित्य तो चल रहा है उसका निमित्त। सिमिलरली हमारे भारतीय संशोधन, भारतीय सिविलाइजेशन में, संस्कृत में ऐसा है कि इतिहास लिखते हुए एस्ट्रोनॉमीज टाइम, खगोल शास्त्र यही काल है, इसलिए ही व्यासदेव और वाल्मीकि जी ने उसके संदर्भ उसमें डाले हैं। तो सिद्धार्थ छाबरा जी ने इधर ला गया, इधर छोटा कर दिया। अभी मैंने जो तीसरा बुक लिखा भीष्म निर्वाण, उसका क्विकली आंसर देता हूँ।
जो महाभारत लिखा था पहले, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन 2011 में, उसमें ही जो भीष्म निर्वाण में जो मुझे कहना है वो मैंने कह दिया था। मैंने 1.5 पेज में कह दिया था जो कुछ कहना है, इतना पावरफुल एविडेंस है। और मेरा रॉन्ग कॉन्फिडेंस था रीडर्स में और एकेडमिक्स में और हमारे भारतीय इंडोलॉजी में स्टडी करने वाले प्रो इंडिक लोगों में कम से कम, कि इनको तो ये भीष्म निर्वाण का 1.5 पेज पढ़ के भी गूज़बम्स आ जाएंगे। उसको गूज़बम्स तो छोड़ो, उनको समझा ही नहीं, इतना पावरफुल एविडेंस है। अरुंधति वशिष्ठ से भी पावरफुल एविडेंस है। उसका टेक्निकल न जाके मैं बताता हूँ कि जो भीष्म जी 10वें दिन गिर गए, फिर वो शरशैया पे थे। और महाभारत एविडेंस इतना क्लियर है, 100 के आसपास के रेफरेंसेस है पूरे भीष्म पर्वत से लेके अश्वमेध पर्वत तक के। वो रेफरेंस से ये पता चलता है कि भीष्माचार्य जो शरशैया पे लेटे हुए थे वो कम से कम 95 डेज के लिए लेटे हुए थे। और उसके पहले 10 दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ है और युद्ध मार्गशीर्ष महीने में हुआ। और भीष्माचार्य उत्तरायण यानी कि 21 दिसंबर तक वेट कर रहे थे, इक्विवेलेंट 21 दिसंबर का इक्विवेलेंट उस समय का। तो ये जब 105 डेज की हम बात करते हैं और उत्तरायण यानी कि विंटर सोल्स्टिस से 105 डेज सेपरेट करके मार्गशीर्ष का महीना आता था। तो जिसको एस्ट्रोनॉमी सिंपल भी समझती है, एस्ट्रोनॉमी 101, उनको पता है कि जो हमारा इंडियन मास है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष, वो ऋतु के क्या आप कह सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में कहे, ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में 2000 साल में एक महीने से शिफ्ट होते हैं। तो अभी मार्गशीर्ष महीना अभी तो दिसंबर में ही आता है, इसलिए हम दिसंबर में गीता जयंती का सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव करते हैं। तो उधर से हमें 4 महीने का शिफ्ट करना है और 2000 साल का जरूरत रहता है एक महीने का शिफ्ट। तो 4 महीने का शिफ्ट यानी कि 8000 साल पहले हो गए। ये तो लोगों को समझने के लिए आप लेकिन प्रिसाइज नंबर कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रिसाइज नंबर कहूँगा। ये भीष्म निर्वाण से ऐसा उत्तर आता है कि महाभारत युद्ध जो हुआ ना वो 6722 BC के पहले नहीं हुआ और 5125 BC के बाद में नहीं हुआ। ये 1600 ईयर का समय आता है, 6000, 5000, 1600 ईयर्स। और आपका लास्ट क्विकली आंसर, उसमें से 556 कैसा निकाला? उसका सिंपल उत्तर यह है कि महाभारत में जो हमारे जो ग्रह है, मर्क्यूरी मीन्स क्या, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, इनके संदर्भ में 50 के आसपास के खगोलीय संदर्भ आते हैं। और वो आपका उसका अभ्यास करें, अगेन वैज्ञानिक बुद्धि, तंत्र शास्त्र, तर्क युक्ति, तो एक ही वर्ष आ जाता है 5561 BC। उसमें मैं ये कह दूँ, ये 50 महीने का, उसमें से सिर्फ आप मंगल ग्रह के 8 रेफरेंसेस है, सिर्फ आप वो 8 भी लेंगे ना, तो अरुंधति वशिष्ठ 1 मिनट के लिए भूल जाओ, भीष्म निर्वाण का एविडेंस भूल जाओ, सिद्धार्थ छाबड़ा ने क्या क्या भूल जाओ, बाकी सब ग्रहों को भूल जाओ, सिर्फ जो 8 रेफरेंसेस है मंगल के, उससे भी आपको 5561 BC आ जाएगा लास्ट 20,000 ईयर्स में। और ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि जहां ये मंगल के 8 रेफरेंसेस मैच हो जाएंगे, और 5561 BC छोड़ के कहाँ भी नहीं मैच होते। ये आपने खाली एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस पे इस्टेब्लिश किया है या इसके अलावा और भी एविडेंसेस है? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय संस्कृति में हमारे पास इतिहास है, लोगों ने हिस्ट्री लिखी है। जैसा कि मैं ऑक्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस में गया था 2018 में, तो मेरा 20 मिनट्स का सेशन होने के बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रोफेसर एकदम गुस्से से आया मेरे तरफ बात कर रहे कि यू डोंट हैव हिस्ट्री। और मैंने न्यूटन वगैरह का एग्जांपल दिया था कि हाउ न्यूटन इज़ बेटर दैन केपलर, केपलर इज़ बेटर दैन कोपरनिकस, ऐसा करके एक एग्जांपल दिया था। वो मुझे आके बोलता है न्यूटन वॉज ऑल्सो रॉन्ग। तो मैंने उसका उत्तर दिया, न्यूटन वॉज रॉन्ग क्योंकि आइंस्टाइन ने उसको दिखाया उससे भी बेटर है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि न्यूटन वॉज मोर राइट देन केपलर एंड केपलर वॉज मोर राइट देन कोपरनिकस। ये इंडोलॉजी का प्रोफेसर था, उसको कुछ दिमाग में समझ में नहीं आई, वो चला गया। लेकिन मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, तो तब मैं सोचने लगा कि वो बोला हिस्ट्री नहीं है, तो मैंने उसको एक ह्यूमरस आंसर दिया था कि या यू आर राइट, हमारे पास हिस्ट्री नहीं है लेकिन हमारे पास इतिहास है। इतिहास, उसको समझा नहीं, वो चला गया। द पॉइंट इज, उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सोचा कि हमारे पास इतिहास है। मैंने कहा, बाद में मुझे जब थोड़ा ध्यान किया, समझ लो, तो मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ हमारे पास मीन्स इतिहास है नहीं, ओनली हमारे पास इतिहास है, सिर्फ हमारे पास ही इतिहास है। उसका कारण यह है कि जो संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसमें ज़्यादा बदल नहीं होते और फ्लेक्सिबल भी है, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज टाइम,
और वो जो लिखा है वो अच्छी तरह हमारे पास आने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का एक परंपरा है जी। जो बाकी जगह नहीं है। तो आपने कहा वो सही है, इसलिए किसी बात का हिस्टोरिकल बात का समय निकालना है तो हमें एस्ट्रोनॉमी की मदद लेनी पड़ेगी। अर्जुनी वैसी साक्ष्य वो ग्रंथ में है कि जो हमारे भाग्य से महाभारत में भी है और रामायण में भी है। लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कहा ये सब जिज्ञासा से ही शुरू हुआ। तो जिज्ञासा जो ऐसी चीज़ है कि वो कभी बंद नहीं होती, अभी भी तो मैंने उसके बाद मैं आप कह सकता हूँ कि आप कोई भी एक विज्ञान का नाम लीजिए, जैसे कि तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, उसके बाद चलिए मैं ले लेता हूँ। मैं ठीक है, आर्कियोलॉजी से बताइए। वेरी गुड। अच्छा, आर्कियोलॉजी से बताइए, आप बोलाइए, तो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो आर्कियोलॉजी आपके लिए क्या है? क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अभी जो एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस से जो निकाला ना, ये एस्ट्रोनॉमी ये आर्कियोलॉजी की ब्रांच है। लेकिन जब आप पूछ रहे आर्कियोलॉजी से क्या है, तो आपके मन में आर्कियोलॉजी की कोई और व्याख्या है ना? हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, आर्कियोलॉजी जैसा पारंपरिक रूप से जो आर्कियोलॉजी समझते हैं, हाँ वही है व्याख्या। हाँ, उसको मैं क्या कहता हूँ, जो पारंपरिक वेरी नैरो रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ आर्कियोलॉजी जो है, उसको मैं कहता हूँ डर्ट आर्कियोलॉजी। कि कोई जगह उससे रिलेवेंट जो कोई इतिहास खुदाई करके निकाल के क्यों हुआ वो भी समझना हमें जरूरी है। ओके, कि हमारे यहाँ ग्रंथ जैसे थे ऐसे यूरोप में ग्रंथ ही नहीं थे। डार्विन का सिद्धांत आने के पहले उनके लिए हिस्ट्री मीन्स क्या था? बाइबल। 150 ईयर्स अगो के पहले बाइबल ही था। और हेरोडोटस का हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और छोटा मोटा किसी ने लिखा, यही चीज़ें थी। इसने ये कहा, उसने वो कहा। हेरोडोटस का ऐसा ही है, उसने ट्रैवल किया और जो जो लोगों ने बोला वो लिख दिया, स्थल पुराण जैसा। उसमें कोई एस्ट्रोनॉमी संदर्भ नहीं है। तो उनके पास कोई और साधन ही नहीं था। तो उनको क्या रहा कि अच्छा इधर कुछ हुआ, यहाँ हम रहते थे, हमें कोई पुराना कुछ था क्या, तो डिग करो, कुछ मिला, एक पार्ट्स मिला। बाद में उसका कार्बन डेटिंग लास्ट 70 ईयर्स में वो भी निर्माण हुआ, उसका साइंटिफिक टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अभी 55,000 ईयर्स तक आप जा सकते हैं उसके सामने। उसका डेटिंग करो तो उससे ये समझ में आता है कि कोई तो उधर आदमी था, कोई पॉट मिला, कोई क्ले पॉट मिला। उससे आगे कुछ नहीं समझ में आता उनके। हमें ट्रायंगुलेशन, विज्ञान की बुद्धि से हमें ट्रायंगुलेशन करने के लिए हमारे यहाँ जो एकदम सुपर रिच बातें हैं ना, तो ये जो मैं कहा अभी एस्ट्रोनॉमी का कहा मैंने, ये मैं आर्कियोलॉजी उसको समझता हूँ। लेकिन और आर्कियोलॉजी आपको बताते हैं तो कैसा, आपको कोई पॉट और पैन ऐसा ढूंढ के मिला क्या? तो ऐसा कोई मिला ऐसा मुझे पता नहीं है फॉर एग्जांपल। लेकिन ये अभी पता चला, जैसा राखीगढ़ी का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण हुआ, उसमें से पता चला है कि तब भी लोग उधर थे। राखीगढ़ी उसका समय 7000 BC तक जाता है, मेहरगढ़ में 7000 BC तक पीछे चला जाता है। बिरन्ना में और भी पीछे जाता है। कितना? 8000। हाँ, तो मीन्स वो आ रहा है, राइट। लेकिन अभी ऐसा कोई बात उधर मिली है कि एकदम कॉमन मैन को, संजय जी, ऐसा होता है कि उनको तो एक ऐसा बोर्ड चाहिए, द जयपुर डायलॉग जैसा बोर्ड लिखा है ना। लेकिन द्वारका तो मिली है ना। हाँ, नहीं, द्वारका पे मैं आऊँगा। मैं इसलिए डर्ट आर्कियोलॉजी का उत्तर दे रहा था कि लोगों को पॉट्स और पैंस मीन उनके लिए डर्ट आर्कियोलॉजी है। तो सिर्फ द्वारका ही क्यों, द्वारका ओशनोग्राफी का वर्ल्ड वाइड 30 डिफरेंट स्पेसिफिक फिनोमिनल इंप्रेसिव डेटा पॉइंट्स है। कि महाभारत कहता है, जो लिटरेरी एविडेंस आप कह सकते हैं, कि महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर्स के बाद कृष्ण भगवान की द्वारका पानी में चली गई। पानी हाई लेवल में, राइजिंग सी लेवल से, सुनामी नहीं है वो, राइजिंग सी लेवल से। और उसका जब मैं जिज्ञासा के साथ अभ्यास करने लगा तो मैं हमारे अरेबियन सी, सिंधु सागर की बात कर दूँ तो राइट इन द मिडल ऑफ 6 मिलेनियम BC, यानी कि 5525 BC, 5561 + 36, 15 मीटर्स, फीट नहीं, 15 मीटर्स का सडन सी लेवल राइज। अब क्या टीवी स्क्रीन था तो मैं वो भी दिखा सकता था। 15 मीटर्स। और उसके बाद ये भी कह दो कि कितना कनेक्टेड है और कितना कंसिस्टेंट है। 15 मीटर यानी कि 50 फीट समझ लो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 200, 300, 400 ईयर्स, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, एडिशनल 8 मीटर्स यानी कि टोटल 23 मीटर्स की सी लेवल राइज हो गई। इतनी हो गई कि आज का जो सी लेवल राइज है ना, हम कृष्ण अपना द्वारका में चले जाए वेस्ट कोस्ट पे, उससे ऊपर 3 मीटर चली गई। और इसीलिए ही मतलब आज जो है उससे 3 मीटर कम है। हाँ, कम है। और उसका सब जगह वर्ल्ड वाइड प्रूफ है बाय द वे। तो अभी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, यू कैन गेट अ गूज़बम्प्स,
कि उसके जो 3 मीटर ऊपर चली गई, इसी के कारण ही जो हम गुजरात में ढोलावीरा और लोथल ये पोर्ट्स थे, उनका समय देखिए कब से उसका एविडेंस है, कब से उसके पोर्ट होने की साक्ष्य है। अबाउट 5000 BC टू 4000 BC। और वो कब तक पोर्ट थे? 2000 BC तक। ये पूरा हमारे पास साक्ष्य है उसकी कि दैट टाइम जो 23 मीटर्स ऊपर आके +3 मीटर्स अबो जो लेवल हो गई थी वो ऐसी थी नेक्स्ट 2000-3000 ईयर्स। और 2000 BC के बाद वो नीचे गई करके ढोलावीरा पोर्ट नहीं रहे, लोथल पोर्ट नहीं रहे। तो ये सब वेरी कंसिस्टेंट है। और जो मैंने वेस्ट कोस्ट पे जो कहा ना, वो हमें पुम्पुआर को देखने को मिलता है, वो हमें कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में 7 जगह देखने को मिलता है। ब्लैक सी का जो फॉर्मेशन है हैज़ अ सॉल्ट वाटर सी। पुम्पुआर में भी लगभग इतना ही राइज है। पुम्पुआर में क्या हुआ, 20,000 साल का डेटा है। अच्छा, हाँ, तो पानी तो बढ़ रहा है और 20,000 साल का सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन का डेटा है, बिकॉज उन्होंने 7 पोर्ट्स बिल्ड किए। तो जो पहला पोर्ट को हम P1 कहते हैं, तो जब 20,000 साल से पानी बढ़ रहा है तो पानी तो स्लोली बढ़ रहा है ऐसा समझ लो, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड CRE, कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट। तो सडनली पानी ऊपर आएगा। तो फर्स्ट एक बार आ गया तो P1 चला गया, तो उन्होंने पीछे लैंड में P2 बांध दिया, उसमें और पानी ऊपर आ गया, वो चला गया 8000 BC के आसपास। अभी फिर महाभारत का समय आता है 5525 BC। तो जो P3 करके जो पोर्ट बांधा था इनलैंड, क्योंकि पानी आ गया करके, तो जो ये इतना पानी था जैसा मैंने कहा 15 और 23 मीटर्स, तो जो तीसरा जो वेव था CRE3 जैसा, तो नॉट ओनली उसने पोर्ट 3 भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पानी इनग्रेस होके अंदर 10 to 15 किलोमीटर्स तक चला गया, मायूरम तक। जो मायूरम जो जगह आज ढोलावीरा लोथल जैसी लैंडलॉक्ड है, मयिलादुथुराई जहाँ पिकॉक डांस करते हैं, ऐसा लिटरल मीनिंग है उसका, रे। तो 5525 BC से लेके आगे के समझ लो 1000-2000 कुछ वर्ष हो गए, तब तक मयिलादुथुराई, क्या बोला आपने नाम? मयिलादुथुराई, मायूरम और एक दूसरा नाम है उसका। मयूरम उसका पुराना नाम है, वो उसका तमिल वर्षन बना दिया मयिलादुथुराई। हाँ, तो वो पोर्ट होके बैठा था, जैसे कि ढोलावीरा और लोथल पोर्ट होके बैठे थे, वो पीछे चले गए। मीन्स इतना हम कितना भी समय उसमें दे सकते हैं द्वारका पे। 30 मेरे पास 30 डेटा पॉइंट्स है। ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ जो सडन सी लेवल राइज है, आप जैसा टेंजेंट डालते हैं ना कर्व को, आप दो टेंजेंट डाल दीजिए, जहाँ वो इंटरसेक्ट होते हैं वो है 5525 BC, सडन सी लेवल राइज एंड देन फ्लैट। और एक आपको 1 या 2 बताता हूँ, बिकॉज दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो ब्लैक सी का फॉर्मेशन, ये है 2 प्रोफेसर फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी जियोलॉजी के, ब्रायन एंड पिटमन। उन्होंने 1998 में बुक लिखा है, लेकिन मुझे पता नहीं चला उसका 2015-16 तक। एक टेनेसी प्रिजन में एक प्रिजनर था, उसने मुझे ईमेल लिखा। अच्छा, प्रिजनर ना, क्योंकि मेरा बुक उसने प्रिजन में पढ़ा, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन। और बाद में उसने मुझे रिस्पॉन्स किया वो ईमेल पे, और उसने अपना वो खुद से थोड़ा, क्या पता नहीं किसके लिए गया था, लेकिन खुद से ऐसी बात कर रहा है। उसने बोला कि एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ मिडल ऑफ 6th मिलेनियम, ये देखिए 5500 BC, एंड नाउ दिस गाय कह के मुझे रेफर करके ही इज ऑल्सो टॉकिंग 5500 BC। तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, ये दिस गाय मीन्स किसकी बात कर रहा है? तो बोला यू। मैं बोला एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ 5500 BC, वो कौन है? तो उसने वो मुझे रायन और पिटमन के बुक का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने इमीडिएटली वो बुक ले लिया। तो उस सिंप्लिसिटी के लिए, उसका सिंप्लीफाई समरी करने के लिए, रायन और पिटमन ने उन्होंने पूरा मिशन किया ब्लैक सी में, और 9 डिफरेंट वैज्ञानिक पैरामीटर्स यूज करके दिखा दिया कि ब्लैक सी का फॉर्मेशन वो सडन फॉर्मेशन हुआ, और वो हुआ 5525 BC में, 9 डिफरेंट पैरामीटर्स। और एक लास्ट बताता हूँ आपको, जो आचे बांधा, जहाँ वो ये हुआ था ना सुनामी का, सुमात्रा आइलैंड पे, इंडोनेशिया का, वो एकदम अंडमान निकोबार से नजदीक है वो। तो उस निकोबार के साउथ में है। तो उसके जगह एक, अभी तो इंडिया ने वहाँ पे पोर्ट राइट्स भी ले ली। इज इट? अच्छा। तो उधर एक केव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, समझ लो ये माउंटेन है और उसमें एक केव है। तो 20,000 साल से पानी ऊपर आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है, लेकिन केव तो यहाँ है, तो कभी पानी ऊपर आया गया ही नहीं। लेकिन ये योगायोग हम कह सकते हैं, या वेरी क्या बोलते हैं, मैजिकल योगायोग ऐसा करके, कि जो 5525 का जो पानी गया ना, तब तक समुद्र की लेवल इतनी ऊपर गई कि जब वो सडनली सी लेवल राइज हो गया, तो वो
पानी विथ ऑर्गेनिक मैटर उसने वो केव में डिपॉजिट कर दिया। तो 7,500 साल के रिकॉर्ड्स वो केव्स में है, इंक्लूडिंग 2004 का जो सुनामी हुआ ना आंध्र प्रदेश में, उसके रिकॉर्ड्स। तो ये जो रिसर्चर्स है वो सुनामी 2004 सुनामी के संदर्भ में उसका संशोधन कर रहे थे। वो नीचे डिग करते गए, उनको रेफरेंसेस मिलते हैं 7,500 तक के। तो द्वारका का रेफरेंस वहाँ भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं जो हमारा मेन जो ट्रेडिशनल धारणा है कि महाभारत युद्ध 5,000 साल पहले हो गया, 3000 BC, और 100 से ज़्यादा जो रिसर्चर्स है उसमें से 60 से ज़्यादा रिसर्चर्स उधर ही अटे पड़े हुए हैं। ये जो रेफरेंस मैं आपको अभी एविडेंस बता रहा हूँ ये सुमात्रा का, वो डिसाइसिवली फॉल्सिफाई करता है उनको, क्योंकि वो रेफरेंस में ऐसा है कि उसके बाद सुनामी आया, सी लेवल राइज हुआ, सब रेफरेंसेस है। लेकिन वो एविडेंस दिखाता है 3500 BC से लेके 1500 BC तक देयर वाज नो सुनामी, नो सी लेवल राइज। अच्छा, एंड दैट इज वेरी कंसिस्टेंट विथ वेस्ट कोस्ट, धोलावीरा एंड लोथल, कंसिस्टेंट विथ पुम्पुआर, बिकॉज ये समय में पानी तो पीछे जा रहा है, रिसीड हो रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा है। दिस इज ओशनोग्राफी। आपकी किताब में एक और भी रेफरेंस आता है, वो डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड। हाँ, वो तो किताब में नहीं है। मैंने अभी क्या हुआ 2018 में मैंने अभी जो मेरे बुक पब्लिश हुए उसमें से अंतिम बुक 2018 में लिखा, भीष्म निर्वाण। ऐसे भी कंसेंट है कि एक तो आप बुक लिखते हो और फिर उसके बारे में बात करते हो, दूसरी ऐसी कंसेप्ट है कि पहले आप बुक को बोलते हो लोगों को और फिर लिखते हो। तो ऐसे मुझे अभी 10 बुक होके बैठे, किसी चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, मुझे अभी लिखने बाकी हैं, तो उसमें से ये एक हो गया। उसका संक्षिप्त में बहुत ही ब्यूटीफुल एविडेंस है वो कि कुछ नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उसके लिए। पहला नंबर 1 कि 18 अक्षौहिणी सैन्य एक्सक्लूसिव मेन, उन्होंने 18 दिन में युद्ध किया और प्रैक्टिकली सब मारे गए। तो हम 100% सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं तो 11 और 7 और उसका महाभारत के वर्णन से ही आप उसका कैलकुलेशन करें तो वो नंबर आता है 40 लाख, 4 मिलियन। तो हम मिलियन में बात करते हैं, 4 मिलियन मेन। वो कहाँ से आए थे उसका भी हमें महाभारत में वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है। रामायण में इसलिए वर्णन है कि वो जियोग्राफी कहाँ की है। जैसे कि मैं अभी लोगों को कहता हूँ कि भगदत्त, ये हमारे जयपुर डायलॉग का जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें भी मैंने वो कहा था, भगदत्त ये प्राग ज्योतिषपुर से आए। वो प्राग ज्योतिषपुर आसाम में होगा, लेकिन ये प्राग ज्योतिषपुर आसाम का नहीं है। इसकी साक्ष्य जो प्राग ज्योतिषपुर जो है भगदत्त का या भौमासुर का या नरकासुर का, वो जो वंशज है वो भारत के पश्चिम में था। इसका प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है और इसका प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। तो ये आसाम का नहीं है। मुझे बार बार वो गाली पड़ती है कि आप क्या बता रहे हैं, वो तो आसाम से है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरिया से लेके इंडोनेशिया तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 4 मिलियन लोग चले गए ये एरिया के। नाउ हम गूगल में जाके एस्टिमेट करें पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, तो नंबर हमें मिलता है, एस्टिमेट मिलता है 5 to 20 मिलियन। हमारे डिस्कशन के लिए, और मैं जो डिस्कशन करता हूँ उसके लिए मैं 20 मिलियन नंबर लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो समझ लो महाभारत युद्ध में जो पार्टिसिपेट लोगों ने किया वो पूरा एरिया का पॉपुलेशन 10 मिलियन, हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और 10 मिलियन हम दे देते। ना ये 10 मिलियन में कितने पुरुष कितने स्त्रियाँ, 50-50। तो 5 मिलियन पुरुष 5 मिलियन स्त्री। नाउ इंटरेस्टिंग, सब इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसमें से 4 मिलियन पुरुष 18 दिन में चले गए, तो क्या रेशो हो गया स्त्रियों का, तो पुरुष का रेशो 5:1 हो गया। ये एक साइड में रख दीजिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, मोनिका कार्मिन और एडिशनल 92 जेनेटिक साइंटिस्ट, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जेनेटिक्स में। उसमें वो ये कहते हैं, उसका ब्रॉड समरी आपको कहता हूँ कि कभी तो प्राचीन समय में, आज से प्राचीन समय में पूरा उन्होंने जेनेटिक डेटा जो कुछ जीनोमिक डेटा कहते हैं, वर्ल्ड का जो डेटा अवेलेबल है वो सब डेटा उन्होंने लिया और उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि हमारे से पीछे जाके प्राचीन समय में कभी तो मैं बताऊंगा कि दुनिया में, विश्व में एक मेल जो क्रोमोसोम्स है, वाई क्रोमोसोम्स, उसका बॉटलनेक निर्माण हुआ। और वो बुक में वो कहते हैं कि बॉटलनेक निर्माण हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और उसकी इंटेंसिटी क्या थी। उसकी इंटेंसिटी क्या थी मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। 16:1 एब्सोल्यूट स्केल। अब 16:1, हाँ, मीन्स वुमन का जो एक्स क्रोमोसोम्स है उसकी जो विविधता रह गई वो बॉटलनेक के समय वो 16 थी, तो रेशो होगा पुरुष की जो वाई क्रोमोसोम्स की जो विविधता है वो इतनी कम हो गई कि 1 हो गई।
माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5:1 हमने रेशो लिख दिया है, ये 16:1। नाउ हम बात करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, सिग्नल टू नॉइज रेशो ये एब्सोल्यूट हो गया 16:1। लेकिन हमारा बेस लाइन नॉइज क्या रहता है? समझ लो हमारे यहाँ एक अभी कपल वॉक्स इनटू द रूम, तो हम जब बोलते हैं कि अच्छा एक कपल आ गए अंदर, लेकिन जेनेटिक साइंटिस्ट वो अपना जेनेटिक्स चश्मा लगा के क्या सोचेगा, 3 X's और 1 Y आ गए है ना, क्योंकि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स है और पुरुष में X और Y क्रोमोसोम्स है। तो जब कुछ हो नहीं रहा है तो ऑर्डिनरी नॉइज इज 3:1। समझ में आ गई बात? 3 X's to 1। नाउ वो 16 जो एक्सेस है और 1 Y वेरिएशन है, उसको 16 को 3 से डिवाइड करो तो उत्तर क्या आता है? 5:1। ब्यूटीफुल। नाउ 2 प्रश्न के उत्तर रह गए। तो ये जो इंटेंसिटी, जैसा हमारा अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल हम कहते हैं, ऐसा जो इंटेंसिटी हो गई थी बॉटल नेक की, वो 16:1 थी, या सिग्नल टू नॉइज रेशो 5:1। और हमारा जो पॉपुलेशन डेटा है, इट इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम। नाउ 2 प्रश्न उत्तर गए कि ये जो बात हुई वो कब हुई? मोनिका कार्मिन पेपर कहते हैं 7,500 ईयर्स हो गई। वो जो कर्व है ना 3 वाला, और सडनली पीक होता है 16 को, वो होता है 7,500 ईयर्स अगो। और लास्ट बात, उसका एपिसेंटर कहाँ था? जैसे कि अर्थक्वेक का हम एपिसेंटर की बात करते हैं, वैसे ही जेनेटिक एपिसेंटर कहाँ था? तो उसका उत्तर मोनिका कार्मिन और 92 साइंटिस्ट देते हैं, इंडिया। सो दिस इज आर्कियोजेनेटिक्स, आर्कियो ओशनोग्राफी, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, ये सब आर्कियोलॉजी ही है। लोगों को डर्ट आर्कियोलॉजी से बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खुदाई मत करो, खुदाई करो, लेकिन खुदाई करके उधर ही रुक गए ना, तो मैं जो हमारे डर्ट आर्कियोलॉजिस्ट है, सिर्फ भारत में नहीं विश्व में है, उनके लिए मैं क्या कहता हूँ, उनका प्रॉब्लम कहाँ है? 3 स्टेप्स है कि पहले डिगिंग करना, राइट प्लेस ढूंढ के डिगिंग करना, उसमें वो बहुत अच्छे करते हैं। राइट प्लेस करते कि नहीं पता नहीं, लेकिन डिगिंग अच्छा करते हैं। दूसरी स्टेज, जहाँ ऑब्जेक्ट उनको मिल गए उसको डेटिंग करना, वो कार्बन डेटिंग हो, थर्मोल्यूमिनेसेंस हो, और कोई टेक्निक हो, वो भी अच्छा करते हैं। तीसरी जो बात है कि वो जो उनको वस्तुएं मिल गई, जो पॉट्स ऑफ पैन, उसका कनेक्टिंग द डॉट्स करके इतिहास, हिस्ट्री के साथ संबंध प्रस्तापित करना, उसमें मैं ये आपको संजय जी कहता हूँ, आई एम असर्टिंग इट, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आई हैव एविडेंस फॉर इट, दे आर अ रॉयल डिजास्टर। अच्छा, मैं अगेन उसके मेरा ये ओपन चैलेंज है कि कोई, मैंने पूछता हूँ, ओपन चैलेंज में आपके साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया में मैं पूछता हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट को जाके पूछता हूँ, जब वो ऑब्जेक्शन लेते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपका जो डर्ट आर्कियोलॉजी में है, उसमें आप 3 मुझे या 2 ऐसे उत्तम उदाहरण दीजिए कि जहाँ आपने डिगिंग किया, वहाँ से ऑब्जेक्ट निकाला, उसका डेटिंग किया, और उसका विज्ञान पद्धति से तंत्रयुक्त और तर्कशुद्ध विचार से आपने कनेक्टिंग द डॉट्स किया। अभी तक एक भी आदमी विश्व में मेरे सामने आया नहीं है। कैन आई कीप ऑन आस्किंग? और आपके माध्यम, जयपुर डायलॉग के माध्यम से भी मैं लोगों को कहता हूँ कि ये मेरा ओपन चैलेंज है, प्लीज़ आके मुझे बताइए। वो होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका क्या प्रॉब्लम है, उनके ज़्यादा समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है उनका। कनेक्टिंग द डॉट्स इज अ डिजास्टर फॉर देम। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ परंपरा में कली पंचांग चलता है, और कली पंचांग जो है वो 3102 BCE से चलता है, और कली पंचांग के आधार पे ही लगभग हमारे पुराणों की जीनियोलॉजी है। और पुराणों की जीनियोलॉजी यदि लेते हैं तो 5561 BCE जो आपकी महाभारत की जो डेट है उसमें, और पुराणों की जीनियोलॉजी जहाँ से आरंभ हो रही है, जो क्योंकि उसमें तो परीक्षित के बाद से पूरी जीनियोलॉजी दी हुई है, तो उससे करीब 2000 साल का गैप आता है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके उत्तर में मैं पहले जीनियोलॉजी और कलिगा पंचांग उसको सेपरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका संबंध लोगों ने लगाने का प्रयत्न किया है, ऐसा एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूँ। तो पंचांग के बारे में बात करते हैं। ये आपने जो कहा हुआ एकदम सही है कि अभी का जो हमारा पंचांग है उसका फाउंडेशन हम सोचे कि लाइक एपॉक कौसा है, तो वो 3000 BC है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 3000 BC ले रहा हूँ, इसलिए 3102 BC में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे साथ काम करने वाले, और वो अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन साथ में हमने जो पेपर लिखा, डॉक्टर अनिल नारायणन, उन्होंने उनके दो बुक्स लिखे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी पे। उसमें सेकंड बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया है कि भारत से इन्फ्लुएंस हुए जो पंचांग है, जो थाईलैंड में भी यूज़ किए जाते हैं, बाकी जगह साउथ में, नॉर्थ में, हमारे विद इन इंडिया,
उसका आप एपोक ढूंढने पीछे चले जाइए तो वो 3000 BC आता है, लेकिन वो पूर्णतः अलग रीज़न के लिए आता है। उसका पूरा कारण एस्ट्रोनॉमी है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कहूँगा कि तब के जो पंचांग में जो हम बेस फाउंडेशनल इनिशियल कंडीशन जैसे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, उसको आप पीछे चले जाइए तो जो एरर है ना उसमें, वो सबसे लोवेस्ट एरर आता है 3000 BC में करके, वो ठीक है। नाउ उसका कलयुग का पंचांग एज इफ लाइक 3000 BC में कलयुग का प्रारंभ हुआ, ये टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसका प्रारंभ कब हुआ और किसके साथ हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो महाभारत वॉर के समय से या तो आरंभ हुआ, ऐसा लोग लगा रहे, लेकिन उसका कोई ऐसा संबंध नहीं। जीवन राव जी के साथ हमने एक डायलॉग किया था, आपके और जीवन राव जी के साथ तो जीवन राव जी नहीं, मैं आपका नाम लेने वाला था उनका, जीवन राव जी ने ये दिखाया है कि जो 3000 BC का जो प्रारंभ है पंचांग का, उसका कलयुग के साथ कोई संबंध नहीं है। अभी जो हम संबंध लगा रहे अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 1500 साल 1500 ईयर्स, वो है ड्यू टू जो हम पहले भास्कराचार्य जिनको कहते हैं ना, उन्होंने अपने इसमें ऐसा लिखा, क्योंकि पंचांग तो तब भी था, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा लाइक क्या कहते हैं कंजंक्चर जैसा, प्रमेय जैसा उन्होंने किया कि क्या ये जो पंचांग का जो प्रारंभ है, एपोक है, यही कलयुग है। ऐसे समय ऐसे तरह का भाष्य उन्होंने श्लोक में किया है पहले भास्कर ने। उसके बाद आपको सब ये रेफरेंसेस मिलते हैं। 2 रेफरेंस मैं उद्धृत करूँगा, जैसे कि उडुपी के वैष्णव जो संप्रदाय द्वैत संप्रदाय मध्वाचार्य जी, वो रेफरेंस करते हैं कि उनका वायु का जो अवतार है ऐसा वो समझते थे, खुद को मानते थे या लोग उनको कहते थे। और वो भीम का तो बोले कि पहले जो भीम आके गया वो इतना साल पहले आ गया। वो रेफरेंस करते हुए वो जो पहले भास्कराचार्य ने जिसका रेफरेंस किया है उसको करते हैं। फिर महाराष्ट्र ट्रेडिशन में भास्कराचार्य भी तो 2 हैं। 2, इसलिए मैं पहले भास्कराचार्य का जो 6th सेंचुरी, सेकंड भास्कराचार्य 1100 या 1200 के आसपास आएंगे। और दूसरा उसका उल्लेख वही, उसको रेफरेंस मुझे जो 2 रेफरेंसेस पता है, जैसे मध्वाचार्य का मैंने कहा 12th या 13th सेंचुरी, दूसरा आता है 17th सेंचुरी समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ में जब कहते हैं कि कलयुग से कितना समय गया, तो वो रेफरेंस आप लेंगे तो जो पहले भास्कराचार्य ने जो रेफरेंस किया है 3000 BC को, उसके साथ संबंध है। नाउ ये लोग तो सब मानते हैं 3000 BC हो या न हो, लेकिन ये मानते हैं कि द्वापर युग का अंत होना और कलयुग का प्रारंभ होना ये महाभारत के समय में हुआ। तो उसके तो साक्ष्य महाभारत में ही है, जो आपने जीवन राव जी के साथ किया होगा। तो 90 के आसपास महाभारत में साक्ष्य है, और वो महाभारत के पूरे साक्ष्य आपको लेके जाते हैं 18वें दिन युद्ध के। और मैंने जो संशोधन किया है उससे वो 18 दिन आता है 2 नवंबर 5561 BC। नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र ही होना चाहिए, इसलिए कलयुग को तिष्य युग और पुष्य युग ऐसा कहा है। महाभारत में भी कहा है, पुराण में भी कहा है, और बाकी बहुत सारे संदर्भ हैं। और आपने कुछ बात कही थी कि जो मैं बोला वो भी अच्छा प्रश्न है। और आप इसके ऊपर क्या था आपका? जो मैंने कहा पुराणों की जीनियोलॉजी से मेल नहीं। पुराणों की जीनियोलॉजी से ना, पुराणों के जीनियोलॉजी में काफ़ी वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको वेरिएशन मिलेगा, जनरली वेरिएशन क्या आता है जीनियोलॉजी में, नंद यानी कि चाणक्य का समय से लेके परीक्षित तक कितना बड़ी रेंज है आपको पता है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, इसकी क्विक समरी करें तो 1000 वर्ष ये चाणक्य या नंद और परीक्षित ऐसा भी उल्लेख मिलता है। 1100 ईयर्स ऐसा उल्लेख मिलता है, 1500 ईयर्स ऐसा उल्लेख मिलता है, और स्कंद पुराण में 3310 ईयर्स ऐसा उल्लेख मिलता है कि परीक्षित और नंद इनके बीच में 1100 साल भी हो गए होंगे, कोई पुराण कहता है। दूसरा पुराण जैसा स्कंद पुराण, दूसरा एक्सट्रीम 3310 साल हो गए। और एक बात, जब वो जीनियोलॉजी की बात करते हैं ना, वो महाभारत में हो, रामायण में हो और सब पुराण में हो, वो बार बार, मत्स्य पुराण में मैंने ब्लॉग भी लिखे उसके ऊपर, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, उसमें ये नहीं कहते कि वो डिटेल क्रोनोलॉजी है। जब कोई, हमारा तो पूरा सनातन का ट्रेडिशन ही पॉडकास्ट का ट्रेडिशन है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका अपना उत्तर देता है। तो ऐसा जब पूछा जाता है, किसी कोई मैत्रेय को पूछ रहा है, मैत्रेय उनका उत्तर दे रहे, जो कोई हो, वो कहते हैं कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ जीनियोलॉजी आप जो पूछ रहे हैं, वो प्राधान्य जो प्रोमिनेंट किंग्स मुझे जो पता है
और ऐसा भी वर्ड्स आते हैं कि जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी बता रहा हूँ, तो सब उसमें है ही नहीं। तो इसलिए एग्जैक्टली वो जीनियोलॉजी लेके कोई पर्टिकुलर ईयर्स तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसे जॉइंट ईयर्स है, उससे लोगों ने बहुत सारे एक्स्ट्रापोलेट किए हैं, उसमें मैं कोई रॉन्ग नहीं मानता। एक्स्ट्रापोलेट करना तो हमें करना पड़ेगा, जो कुछ साक्ष्य है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक्स्ट्रापोलेट करके जो करते हैं, कभी कोई 14 ईयर्स पकड़ता है पर जनरेशन, कोई 20 ईयर्स लेता है, कोई 25, कोई 50, ये सब वेरिएशंस है। ये कोई भी जब कितना भी जुगाड़ करे, वो जो डेट निकालते हैं उसका महाभारत में कोराबोरेट करने के लिए एक भी संदर्भ नहीं है। मैं ये दूसरे ढंग से ये कह दूंगा कि पूरा महाभारत में सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ने और आर्कियोलॉजी, ओशनोग्राफी, ऐसा कोई भी एक संदर्भ महाभारत में नहीं है कि वो संदर्भ आपको लाके वैज्ञानिक ढंग, तर्कशास्त्र, तंत्र युक्ति से 4500 BC के बाद, यानी कि दैट तारीख आएगी लास्ट 6500 ईयर्स में, ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है महाभारत में। आप चेरी पिकिंग फैलेसी करके एक संदर्भ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो हम जिसको हम विज्ञान बुद्धि कहते हैं, जैसा मॉडर्न साइंस चलता है, आइंस्टाइन का साइंस चलता है, न्यूटन का साइंस चलता है, केपलर का साइंस चलता है, उसमें से कोई भी आप ले नहीं सकते। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहते हैं, ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है महाभारत में जो आपको लास्ट 6500 में ईयर्स में लेके आए। तो जीनियोलॉजी एविडेंस इज यूजफुल। मैं आपको उसके संदर्भ भारत के बाहर भी लेके जा सकता हूँ, तो है हमारे पास। भारत के बाहर क्या इसकी एविडेंस मिलती? उसमें हम दोनों की बात करते हैं, कि जैसे कि महाभारत की भी बात करते हैं और रामायण की भी बात करते हैं। मेरा जो समय है वो सिंप्लिसिटी के लिए महाभारत 7500 साल पहले और रामायण 14000 साल पहले। तो पहले महाभारत की बात करते हैं। आपको पता होगा मेगास्थेनेस ने इंडिका लिखा, अभी तो उपलब्ध है ही नहीं वो, लेकिन उनके बीच बाद में जो लोग हो गए लाइक क्या नाम उनका, प्लिनी एक था, स्ट्रैबो, वो क्रॉस रेफरेंस करते हैं इंडिका को, और उनका जो वर्णन आता है उसमें मेगास्थेनेस कहते हैं। तो इंडिका भी एक वर्जन मिलता तो है वर्जन, हाँ, वो स्ट्रैबो और प्लिनी से ज्वाइन करके वो क्या मैकग्रिंडल या उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, लेकिन पीसेस ऑफ बिट्स एंड पीसेस मिलते, तब भी हमारे लिए उपयुक्त है। मेगास्थेनेस कहते हैं कि भारत में जब आए, या भारत का उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया कि भारत के पास उनके समय से जो हम अज्यूम करते हैं 300 BC, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें तो भारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अलेक्जेंडर का वर्णन हमारे यहाँ तो हमारे ग्रंथों में है ही नहीं है, जीरो। तो ठीक है, वो भी जस्ट हमारे डिस्कशन के 300 BC ले लो अलेक्जेंडर का समय, तो वहाँ अभी तो कई लोगों ने तो ये दिखा दिया है, विशेषकर वेदवीर आर्य ने तो दिखाया है कि 1381 ईयर्स क्लियरली मिसिंग है। हाँ, वो बिटवीन बुद्ध निर्माण एज इट इज़ शोन हियर, और जो हमारे पुराणों के हिसाब से जो बुद्ध निर्माण है उसमें 1381 साल ये हमारे अंग्रेज़ों ने इसलिए गायब कर दिया कि उनको तो अपना वो बाइब्लिकल हिस्ट्री दिखाना था। बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे इतना डिटेल पता नहीं, मैं वेदवीर आर्य जी के पढ़े हैं, लेकिन मेरा उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका अभ्यास अच्छा है, एपिग्राफी का बहुत उनका कलेक्शन है। एपिग्राफी भी मैं बात करूँगा। एपिग्राफी मीन्स कोई तो एक हार्ड ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिला, ऐसा लोग सोचते हैं। आई असर्ट, मैं ऐसा एक कहता हूँ बिकॉज मैं एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ कि वो हमारा जो लिटरेरी एविडेंस है उससे कोई अलग नहीं है। जैसा पुराण में स्मृति ग्रंथ जैसा किसी से पूछ के या स्मृति से लिख रहे हैं ना, उससे एपिग्राफी कुछ अलग नहीं है। समझ लो अभी आप मेरे डेट पे कन्विंस है, समझ लो 5561 BC, और इधर लिखना है कि महाभारत का युग कब हुआ, तो यहाँ हम प्लैक बनाएंगे 5561 BC का, लेकिन वो जस्ट बिकॉज वो प्लैक है करके सब लोग मान्यता करेंगे ऐसे जरूरी नहीं ना। तो उसका भी तो प्रामाण्य बुद्धि से उसका एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन वेदवीर आर्य का सब्जेक्ट ठीक है, वो 1300 हो भी सकता है। तो मेगास्थेनेस कहते हैं कि भारत के पास जीनियोलॉजी में 139 जनरेशंस की बात करते हैं वो लोग, और एक अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 7000 साल की बात करते हैं, या 6000 साल की बात करते हैं ना। उसमें ये भी कहते हैं कि बक्कस से लेके 13 जनरेशन के बाद हेराक्लिस हुए ना। ये नाम इंडियन नाम है, लेकिन उनको नहीं आते करके, जैसा हमारे यहाँ सॉक्रेटिस का सुक्रांत हो जाता है, सिमिलरली हमारे नाम को उन्होंने उल्टा कर दिया है। तो हेराक्लिस जो कहते हैं बक्कस से, वो 13th जनरेशन वाला, उसके एडिशनल रेफरेंस आते हैं कि उससे हमें समझ में आता है कि वो कृष्ण को रेफर कर रहे हैं। लाइक वो शूरसेनी डायनेस्टी में हुआ जन्म उनका, मथुरा बोरा जैसी जगह के यहाँ उनका वास्तव्य था, तो वो हम कृष्ण सपोज अजूम किया वो है करके।
तो हमने जो मैथमेटिक्स किया कि वो 13 जनरेशन गए, उसमें इतने साल चले गए, ऐसा वो कहते हैं। टोटल जीनियोलॉजी 6000 साल की अवेलेबल है। तो हम वो उसका ट्रायंगुलेशन करें तो वो जो समय आता है हेराक्लिस का, मीन्स भगवान कृष्ण का समय आता है, दैट मैचेस विद द 6 मिलेनियम BC। तो उसमें बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, बट दिस इज द, बिकॉज लोगों को तो ग्रीक एविडेंस की बात करते हैं। बोला भाई ग्रीक एविडेंस भी ले लो तो भी 5561 BC को मैच करता है ना। मैं क्विकली रामायण का हमारा सब्जेक्ट नहीं, अभी मेन सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन रामायण की बात करता हूँ। हेरोडोटस आपको पता है, जैसे कि बाइबल छोड़ के कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन हेरोडोटस का समय आ गया 500 BC अप्रॉक्सीमेटली, 2500 साल पहले। उसने एक बुक लिखी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन को करते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए वर्ल्ड मीन्स वो मेडिटेरेनियन ही था और इजिप्ट था, ठीक है। वो बहुत सारा उन्होंने प्रवास किया और प्रवास में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके ऊपर उन्होंने लिखा। नहीं, संक्षिप्त में मैं कहता हूँ उसमें। तो वो जब इजिप्ट में गए तो उधर का आप ट्रैवल गाइड कह सकते हैं, उसने उनको एक जगह लेके गए और उन्होंने दिखाया देयर आर 341 स्टैचूज ऑफ किंग्स, 341। ये और हमारे दर्शकों के लिए मैं कह दूं कि हेरोडोटस का जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसमें बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 136 से लेके 142, उसमें से स्पेसिफिकली चैप्टर 141 142 जिनको जाके चेक करना है मैं क्या बता रहा हूँ। तो दैट ट्रैवल गाइड शोड हेरोडोटस 341 स्टैचूज, और उन्होंने कहा कि ये सब हमारे राजाओं के स्टैचूज है, जीनियोलॉजी जैसे उनके स्टैचूज बनाए। और उन्होंने ये कहा कि ये इसमें से कोई भगवान नहीं है, भगवान में हिंदी लोगों के लिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इसमें से कोई गॉड नहीं है। लेकिन ये जब प्रारंभ हुआ तब गॉड था, उसके बाद ये पृथ्वी पे गॉड आया नहीं उनके जो समझ में था। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है। वो 341 का नंबर्स देते, मैथमेटिक्स देते कि 3 के लिए, हर एक राजा के लिए, 3 राजा के लिए 100 साल लगा ऑन एन एवरेज। तो टोटल इफ़ यू जस्ट डू द नंबर वो आता है 11,340 ईयर्स। नाउ ये बात हो रही है 2500 ईयर्स की पहले, और वो उसके पहले कह रहे कि उसके पहले भगवान का गॉड आए थे, उसके बाद गॉड ये जनरेशन में आए नहीं, ये सब राजा मनुष्य है। अभी इजिप्ट के लोगों का नाम याद कीजिए, रामेसिस है। उसके थोड़ा सा जस्ट क्रॉस करके हम ऊपर जाए तो हिटाइट, मितानी है, तो उनके नाम भी आपको पता है, जो इक्ष्वाकु वंश के जैसे दशरथ मॉडिफाइड आते हैं। ये बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो 11,340 प्लस 2,500 ईयर्स, तो नंबर आता है 14,000 ईयर्स अगो। वो भी कह रहे हैं कि तब भगवान हुए थे, उसके बाद कोई भगवान नहीं, उसके बाद सिर्फ उनके वंशज हैं। तो ये 341 का नंबर है। आप यहाँ जो जयपुर में है वो कितना सच कितना मुझे पता नहीं, मैंने वो लिस्ट देखी नहीं है, लेकिन जयपुर के जो रॉयल्टी है उनको भी वो क्लेम करते हैं, आपको पता होगा कि 330 उनके रॉयल डायनेस्टीज़ हो गए भगवान राम से। जैसलमेर के जो रॉयल्टी है, मेरे पास वो रिकॉर्ड्स है, उसमें कहा कि वो कृष्ण भगवान से 170 जनरेशन की बात करते हैं ना। उसका मैं एग्जैक्ट नंबर बताया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं आपको जिसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं ना, ऐसा मैं बताता हूँ। 14,000 भगवान राम से अभी 330 डिवाइड बाय 330 किया तो नंबर आता है 47। 7,500 ईयर्स भगवान कृष्ण जी का, उसको डिवाइड बाय 170 करो तो नंबर आता है 47। तो द वे दिस गाइज हैव पॉसिबली डन द रॉयल डायनेस्टीज, ऑन एन एवरेज दोनों का नंबर 47 आता है। इसके करके हम ट्रस्ट करेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज अ बैक ऑफ द वो लोग चेक करके भी वो कंसिस्टेंट ऐसा दिखता है हमें, जैसे कि ग्रीक रिकॉर्ड्स, लेकिन हमारे यहाँ के राजाओं के रिकॉर्ड्स भी ऐसे कंसिस्टेंट है। ये जीनियोलॉजी स्टडी है। और आप पुराण का लेंगे तो प्राधान्य ओनली प्रोमिनेंट राजाज आर मेंशन, और सब पुराण में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। तो महाभारत के संदर्भ में ये बताइए कि क्या आप कृष्ण को माइथोलॉजी मानते हैं या हिस्टोरिक मानते हैं? महाभारत अभी हिस्टोरिक है तो कृष्ण भी हिस्टोरिक हो गए। ये संदर्भ में मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण भगवान राम एक साइड में रखिए कि लोग उसको हमारे भारतीय भी मिथोलॉजी ऐसा समझते हैं, वेस्टर्न लोगों का सुन के खुद पढ़ाई न करके। पर दूसरे साइड में आप भी नंबर ऐड कर सकते हैं। 1,100 साल के पीछे जाके आप पर्सनैलिटीज लीजिए। कालिदास हमारे भी लेते हैं, कालिदास, पाणिनि, कब हुए पता नहीं, लेकिन कालिदास, पाणिनि, जीसस, अलेक्जेंडर, टोलेमी, यूक्लिड, अपना प्रोफेसर सी के राजू ने जिसके ऊपर लिखा है। हाँ, उन्होंने इनाम घोषित कर रखा है कि भाई यूक्लिड की हिस्टोरिसिटी प्रूव करो तो इनाम देंगे, राइट। प्लेटो, सोक्रेटिस, चलो इतना इनफ हो गए, कालिदास और पाणिनि भी डाल दिए। ये लोगों के बारे में आर्कियोलॉजी एविडेंस क्या उपलब्ध है वर्सेस राम एंड कृष्ण?
मैं वेस्टर्न लोगों में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जाके एक प्रश्न पूछता हूँ, लोगों को पता नहीं है। ये जो मैंने सब नाम लिए ना, कृष्ण राम छोड़ के, इनके बारे में जो जिसको हम डर्ट आर्कियोलॉजी कहते हैं, अदर देन लिटरेरी एविडेंस, देर इज अ जीरो, नाडा, एब्सोल्यूट बिग जीरो आर्कियोलॉजी एविडेंस अबाउट ऑल ऑफ दिस पर्सनैलिटीज़। इससे मुझे ये कहना नहीं है कि वो होके नहीं गए, लेकिन ये कौन सा रोल आप यूज़ कर रहे हैं? जब उनका संबंध आता है तो आपके दिमाग में, आपके हिसाब के नहीं कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजी का वर्ड भी नहीं आता। और राम और कृष्ण का जब संबंध आता है तो आर्कियोलॉजी आपके मन में आता है। मैं कहता हूँ थैंक गॉड यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि यू मीन्स आप नहीं, राम और कृष्ण के बारे में इतना आर्कियोलॉजी एविडेंस उपलब्ध है, नॉट द डर्ट आर्कियोलॉजी पॉट्स एंड पैंस, पर जैसे हमने ओशनोग्राफी, आर्कियोजेनेटिक्स का, वैसा जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनियोलॉजी, ये सब ग्रंथों में एक दूसरे का संबंध लगाना, रामायण महाभारत के पहले हुआ, ऋग्वेद दोनों के पहले है। इट्स फिट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द क्रोनोलॉजी, जो मैं कहता हूँ आपके एक दिन का प्रोग्राम में कहा था, सिंपल ध्यान में रखने के लिए, मोर देन 7,000 ईयर्स अगो महाभारत, मोर देन 14,000 ईयर्स अगो रामायण, और मोर देन 21,000 ईयर्स अगो ऋग्वेद। और ऐसा नहीं है कि हमारी हिस्ट्री वहाँ एंड हो गई, लेकिन हमारे जो, जिसको हम इतिहास कहते हैं, वो रामायण महाभारत के बिना हमारे पास अभी कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन जैसा बृहद्रथ, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के, वो हम दिखा सकते हैं मैत्रेयणी उपनिषद से, आरण्यक से, 34,500 BC में होके गए वो। बहुत सेलेस्टियल एविडेंस, टेरेस्ट्रियल एविडेंस। सेलेस्टियल एविडेंस वो कहते हैं कि ब्राइट पोल स्टार इज मूविंग। सेकंड एविडेंस इज द वसंत संपात, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज ऑन द मघा नक्षत्र। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सब तीनों साथ में आते हैं, दी ओशंस आर ड्राइंग, समुद्र सूख रहे हैं। और वो सूखने का, समुद्र का सूखने का तो 20,000 में एंड हो गया, उसके बाद समुद्र सूख नहीं रहे, तो उसके पहले की बात है। और हमें फिर वसंत संपात पे मघा नक्षत्र चाहिए और ब्राइट स्टार मूव होना चाहिए, तो दैट कम्स टू 38,000 BC से लेके 34,000 BC। तो साक्ष्य की कुछ कमी नहीं। क्या माउंट टोबा इवेंट का भी कहीं हमारे इतिहास में कहीं उल्लेख है क्या? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न। इट इज अबाउट 74,000 ईयर्स, 72,000 BC, तो 74,000 ईयर्स एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, लेकिन मैंने ढूंढा है ना, वो ये पता नहीं कि वो माउंट टोबा का ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या और कोई कर रहा है, तो हम थोड़ा कंजेक्चर करना पड़ेगा। लेकिन वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि जब युधिष्ठिर के साथ बात कर रहे हैं, तो वो मार्कंडेय ऋषि बड़े बहुत समय से वो योग से रहे थे, उन्होंने आयु अपना लंबा किया था। वो लंबा हो या नहीं उसमें हम जाते नहीं, शायद वो उनके शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा से वो इन्फॉर्मेशन आई हो, उसमें मैं जाता नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि एक बार युग का नष्ट हुआ और नया जब निर्माण हुआ, तो वो जो नष्ट हुआ का जो वर्णन है वन पर्व में महाभारत के, मैं कहूँगा सब लोग जाके जरूर पढ़े, कि जहाँ वर्णन है कि आकाश से फायर गिर रहा था, आकाश से ऐश गिर रही थी। और जो टोबा का आपको पता है इतना बिगेस्ट इवेंट ऑफ लास्ट 1,00,000 वर्ष का है, उसमें जब आए तो पूरा भारत, अभी का भारत नहीं कह रहा हूँ, जो बड़ा भारत और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और दूर दूर तक उत्तर कुरु, उत्तर मध्य तक उसकी राख और ऐश फैल गई थी। तो शायद वो हो सकता है, लेकिन हम पूरे सर्टनिटी के साथ कर नहीं सकते। जी जी जी। वैसे भी हमारे यहाँ तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन उत्तर कुरु और उत्तर माद्रा वो नहीं पढ़ाया जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ महाभारत में भी उल्लिखित है। करेक्ट करेक्ट। और आर्य तो शब्द आपको बाहर मिलता ही नहीं, कहाँ, सिर्फ भारतीय ग्रंथों में ही मिलता है। बिल्कुल सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत सुंदर विवेचना की महाभारत की डेटिंग की। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।